दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पर। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और राजस्थान का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्नों का समावेश है। जो आगामी परीक्षाओं के अंदर ये जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न जो है आपको पूछा जा सके, और पैटर्न का पता तो हमें चल ही जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र के अंदर पहला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। तो सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किसने किया? राय सिंह, मालदेव, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन। तो कौन है वो जिसने ये कार्य किया? तो दोस्तों आपको पता है कि महाराणा प्रताप जो हैं उन्होंने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। और इनके पिता कौन दोस्तों? पिता इनके उदय सिंह और माता कौन? जयवंता बाई। जयवंता बाई इनकी माता। और पत्नी कौन? अजबदे पंवार। तो ये महाराणा प्रताप जिन्होंने अपनी सेना के अंदर भीलों को उच्च स्थान दिया। और महाराणा प्रताप वही महाराणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और कभी भी मुगलों के आगे अपने आप को झुकाया नहीं, हमेशा ये अविजित रहे, ऐसा इनको कहा जाता है इतिहास के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूधवा खारा किसान आंदोलन की बात की गई है, और दूधवा खारा किसान आंदोलन के अंदर किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वो यहाँ पूछा गया इस प्रश्न के अंदर कि ठाकुर सूरजमल सिंह है, हनुमान सिंह है, नैनूराम शर्मा है या बीरबल सिंह है। तो दोस्तों जो दूधवा खारा के किसान आंदोलन है, ये दूधवा खारा है कहाँ? पहले तो अगर हम बात करें तो दूधवा खारा की ये दोस्तों बीकानेर रियासत के अंदर था। बीकानेर रियासत के अंदर। वर्तमान में दूधवा खारा जो है वो चूरू के अंदर है, चूरू ज़िले के अंदर। और यहाँ पर जागीरदार जो था वो था ठाकुर सूरजमल। ये यहाँ का जागीरदार था। कौन था? जागीरदार। और इस जागीरदार के विरुद्ध ही जो है वो ये दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है किया गया था। और ये किया किसने था? ये किया था दोस्तों हनुमान सिंह के नेतृत्व में। तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में जिनका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर था। और हनुमान सिंह के साथ यहाँ पर एक और कौन थे? एक थे दोस्तों मधाराम वैद। मधाराम वैद। तो इन्होंने मिलकर और ये किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। और हनुमान जो थे, हनुमान सिंह, इन्होंने 65 दिन तक भूख हड़ताल की यहाँ पर। अगर मैं बात करूं इसी दूधवा खारा की, तो इस दूधवा खारा के अंदर जो महिला नेतृत्व करने वाली थी, महिलाओं का नेतृत्व करने वाली थी, वो कौन थी दोस्तों? तो महिलाओं का नेतृत्व करने वाली थी, महिलाओं का नेतृत्व किया किसने? महिलाओं का नेतृत्व किया दोस्तों खेतूबाई ने। खेतूबाई। तो महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर खेतूबाई ने किया। और जो पुरुष थे या जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया हनुमान सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया। तो लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया? ये प्रयास किया जोरावर सिंह ने। किसने किया दोस्तों? जोरावर सिंह ने ये हत्या का प्रयास किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल या विपिन चंद्र पाल। तो उत्तर क्या है इसका दोस्तों? उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष बने। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है अलवार संतों से। भक्ति आंदोलन का आपके टॉपिक है, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन का। तो उसके अंदर ही हम बात करते हैं कि नल हीरा दिव्य प्रबंधम, ये ग्रंथ जो है किन संतों का है, किन संतों से संबंध रखता है? तो अलवार संतों से या नयनार संतों से या फिर रामानुज संतों से या फिर संगम युनगी इन संतों से। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों?
अलवार संतों से। तो अलवार संत जो हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है नलयीरा दिव्य प्रबंधनम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर गोपाल हरि देशमुख। तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध नहीं था। शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, दीपांकर, श्रीज्ञान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दीपांकर श्रीज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो वह समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया, तो किसका किया? राजस्थान सेवा संघ जो है उसने अजमेर से किसका प्रकाशन किया दोस्तों? इस प्रश्न की बात करते हैं तो त्याग भूमि का, लोकवाणी का, नवीन राजस्थान का या फिर प्रताप का। तो इसका उत्तर है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान जो है उसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? अजमेर से किया गया था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, और 1922 के अंदर ये प्रकाशन किया गया अजमेर से विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? वीर भारत सभा का गठन किसने व कब किया? अर्जुनलाल सेठी ने 1907 ईस्वी में, विजय सिंह पथिक ने 1908 ईस्वी में, रास बिहारी बोस ने 1909 ईस्वी में, केसरी सिंह ने 1910 में। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका केसरी सिंह 1910। तो केसरी सिंह ने वीर भारत सभा का ये गठन किया और गोपाल दास जो खरवा हैं उनके साथ मिलकर किया। केसरी सिंह कौन दोस्तों? केसरी सिंह बारठ की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने क्या लिखी थी? चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया इन्होंने लिखी थी, और ये किसके लिए लिखी थी? महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखी थी। और फतेह सिंह को दरबार में जाने से ये इन्होंने रोका था चेतावनी का चुंगटिया के द्वारा। और इन्होंने कौन सी लिखी? प्रताप चरित्र भी लिखी। इसके अलावा दुर्गादास चरित्र भी लिखा केसरी सिंह बारठ ने। इसके अलावा रूठी रानी ये भी एक लिखा इन्होंने। तो केसरी सिंह बारठ जिन्होंने वीर भारत सभा के गठन किया 1910 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है दोस्तों? कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका आंसर है कोटा। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम है स्माइल, मुस्कान, टीचर या फिर गुरु। तो स्माइल प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया बच्चों के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमने पिछला पेपर भी डिस्कस किया और ये पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये पेपर जो हैं ये जो कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी उसके बाद ये पेपर करवाए हुए हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही पेपर्स के अंदर कोरोना से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर भी 1 या 2 प्रश्न जो है वो कोरोना से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। तो आप उनसे रिलेटेड जो भी डेटाज़ हैं उनका समय समय पर स्टडी करते रहें, क्योंकि उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आएंगे, और 1-2 प्रश्न ही ये जो हैं ये मेरिट को ऊपर नीचे पहुँचाते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न फिर एक लॉकडाउन का ही आ गया कि लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया उन्हें काम दिलाने में सहायता करने और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया था। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया उसका नाम क्या है दोस्तों? कुशल श्रमिक पोर्टल, राज कौशल पोर्टल, श्रमिक उद्योग पोर्टल या रोजगार बाजार पोर्टल। तो इसका उत्तर है दोस्तों राज कौशल पोर्टल। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान
हासिल किया। तो कौन सा स्थान हासिल किया था, इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है कि साहब राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान था। तो राजस्थान का स्थान था दोस्तों पहला राजस्थान का स्थान था, यानी आंसर नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो कौन सा स्थान था, पहला स्थान। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन हैं। पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन हैं। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, डॉक्टर नीरज दहिया, या फिर राम स्वरूप किसान, या फिर है रामपाल सिंह पुरोहित। तो क्या उत्तर है इसका दोस्तों, इसका उत्तर है राम स्वरूप किसान। कौन है ये राम स्वरूप किसान। अगर हम इनकी बात करें तो दोस्तों राम स्वरूप किसान जो है ये कथेसर के संपादक हैं, कथेसर के संपादक। और कहाँ से हैं ये हैं दोस्तों हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़। और जन्म कब हुआ इनका जन्म हुआ 14 अगस्त 1952 को। और इनको इस बारीक बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इनके द्वारा और भी कई पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि आ बैठ बात करा, कुको घणो कबीर, हिवड़े उपजी पीर। ऐसी कई महत्वपूर्ण किताबें जो हैं वो राम स्वरूप किसान के द्वारा लिखी गई हैं। और बारीक बात जो है इसका जो लेखन है वो भी राम स्वरूप किसान ने किया है। तो इनको अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2019 का, इसलिए ये प्रश्न जो है आपको पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लेना, साहित्य अकादमी पुरस्कार के और किसी को जो अभी पुरस्कार मिले हैं उनको भी आप देख लें, हो सकता है राजस्थान से जुड़े हुए और प्रश्नों को पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 किसने जीता। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 किसने जीता। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने, शोकोफे अजार ने, ग्रेबियला कभी जोन कमारा ने, या फिर रोस बेंजामिन ने। तो क्या है सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 रिजनेवेल्ड को मिला। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस खेल से है, किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है मुन्ना मास्टर का संबंध। राजनीति से, लोक सेवा से, कला से, या खेल से। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका, ये जुड़े हुए हैं कला से। दोस्तों इनका अगर नाम, सही नाम की हम बात करें तो सही नाम है इनका रमज़ान खान। रमज़ान खान है, इनको मुन्ना मास्टर कहा जाता है। और ये जो है मूल रूप से बगरू, जो कि जयपुर राजस्थान में है, उनसे ये वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इनको पद्मश्री सम्मान देने की कला के क्षेत्र के अंदर ये घोषणा की गई थी दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। अभी इनके बारे में एक और जो है चर्चा का विषय चल रहा था। इनका बेटे फ़िरोज़ खान की जो नियुक्ति हुई वो BHU के अंदर हुई, संस्कृत विभाग के अंदर प्रोफेसर के पद पर। तो ये नियुक्ति जो है ये चर्चा का विषय रही, काफ़ी विवाद हुआ उस चीज़ पर। तो ये भी एक चीज़ ये है, आप इसमें देख सकते हैं। बाकी पद्मश्री सम्मान जो है मिला मुन्ना मास्टर को, जिनका असली नाम जो था वो है रमज़ान खान। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है फिर राजस्थान से, कि राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है, कौन सा है। भड़ाला जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर, या फिर कोटा। विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक, तो दोस्तों ये है भड़ाला जोधपुर। इसकी क्षमता है दोस्तों 2245 मेगावाट, और सालाना जो है ये 33,165 लाख यूनिट का उत्पादन जो है वो करता है।
ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस जगह से की है। देखिए, ओम बिरला जो है वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में, ठीक है। और इनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, तो सुपोषित माँ अभियान के बारे में बात की गई है, जो कि इन्होंने शुरुआत की थी। तो कहाँ से की गई? जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर। तो ये दोस्तों कोटा से हैं, इसलिए कोटा से इसकी शुरुआत की गई। और कब की गई? 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई। और ये जो है ये ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र भी है, कोटा। संसदीय क्षेत्र कोटा है, यहाँ से ही सांसद चुनकर गए हैं। और इसके अंदर क्या है ये सुपोषित माँ अभियान? इसके अंदर 1000 जो महिलाएं हैं जो कि कुपोषित हैं, तो उनको पोषण युक्त तत्वों का जो भोजन है वो इसमें दिया जाएगा और उस कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सुपोषित माँ अभियान जो है वो चालू किया गया कहाँ से? कोटा से। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का क्या नाम है दोस्तों? देववाणी ऐप, अमृतवाणी ऐप, सरस्वती ऐप या सुभाष ऐप? तो उत्तर है दोस्तों इसका देववाणी ऐप, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग ने संस्कृत के लिए जो स्कूलें हैं उनके लिए ये ऐप जो है चालू किया ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान। साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, कला। तो देखिए, मनोनीत करने के लिए भारतीय संविधान में जो वर्णित समूह है वो किस प्रकार है उसके बारे में बात की गई है। तो किस आधार पर जो है राज्यसभा में कैंडिडेट को चुना जाता है, इस प्रश्न के माध्यम से हमसे ये पूछना जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनीत जो है वो सदस्य को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 353 और अनुच्छेद 351। देखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की जा रही है, यानी आपातकाल की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति की आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं उसके अंदर से आर्टिकल जो 356 है उसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई। देखिए, 3 तरह की जो है अनुच्छेद इसमें दिए हुए हैं, 352, 356 और 360। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 356 जो है वो राज्य आपातकाल की बात करता है, जिसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो वित्तीय आपातकाल अभी हमारे भारत में लगा नहीं है एक बार भी, लेकिन 352 और 356 जो है वो लग चुके हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी 17 मई 1952, 20 अप्रैल 1952, 17 मार्च 1952 या फिर 17 अप्रैल 1952? तो क्या है सही उत्तर इसका दोस्तों? प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, और प्रश्न संख्या 48 है कि भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद द्वारा, या संसद की संयुक्त समिति द्वारा? तो दोस्तों ये राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति किससे जुड़ा हुआ होता है? राज्यसभा से जुड़ा होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए ये हटाने का प्रस्ताव भी जो है वो राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? यानी रिमूवल ऑफ जज of a Supreme Court is contained in article 56, 61, 56B और 124(4). तो इसका आंसर है 124(4) के अंदर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी रिमूवल को दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है गागरोन से, और गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गागरोन जिला जो है राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़
से गागरोन किला जुड़ा हुआ है और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। काली सिंध आहू नदी के संगम पर है और जून 2013 के अंदर इस गागरोन किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2013 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। यहाँ पे ही संत मीठे शाह की दरगाह जो है वो यहाँ पर स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 11 अवधि में महिला जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के अंदर दशकीय वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही? तो कौन से जिले में रही? श्रीगंगानगर, पाली, झुंझुनू, हनुमानगढ़। तो उत्तर है इसका श्रीगंगानगर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बारां, बाड़मेर या चूरू? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका? गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना ये बाड़मेर के अंदर है और ये राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित क्या है? विद्युत गृह है, राज्य का पहला। ठीक है, और ये स्थापना किसके सहयोग से हुई? स्थापना हुई जर्मनी के सहयोग से और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2007 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बात की हमने गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? उप आर्द्र, ठीक है, तो उप आर्द्र की जब हम बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक। तो इसका उत्तर है दोस्तों टोंक। ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के जो जलवायु प्रदेश है उससे सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? तो बीकानेर, दौसा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, इनमें से कौन सा जिला जो है अन्य जिलों के साथ अधिकतम सीमा रखता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजमेर। और अगर हम सबसे अधिक बात करें कि सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा कौन सा बनाता है, तो वो है पाली, जो कि 8 जिलों के साथ अपनी सीमा को बनाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसकी प्रबंधन की प्रकृति जो है वो कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका? सही उत्तर है कि ये एक भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान नहीं है दोस्तों ये। प्रबंधन एक कला के रूप में और मैनेजमेंट, सामाजिक जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट के रूप में आती है और सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि साहब शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्टकॉप में अक्सर डी का क्या आशय है? तो ये जो डी दिया हुआ है यहाँ पर, ये डी क्या कहता है पोस्टकॉप के अंदर दोस्तों? प्रारूप यानी डिज़ाइन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग और विकास यानी डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों इसका? इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर संख्या 3 यानी निर्देशन, डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर ये इसका आशय है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आईटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? तो आरटीई एक्ट का सही नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन। राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010, राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 और राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009-10। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका? सही उत्तर है राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया? 7 नवंबर 1901, 7 नवंबर 1909, 7 नवंबर 1950, 7 नवंबर 1951। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों इसका? 7 नवंबर 1950। अगला प्रश्न है DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? डाइस जो है वो सॉफ्टवेयर कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? NCERT द्वारा, NCTE द्वारा, या फिर AICTE द्वारा, या फिर NIEPA द्वारा? तो ये दोस्तों नीपा के द्वारा, NIEP के द्वारा ये जारी किया गया।
अगला प्रश्न है, एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? 85:15, 75:25, 70:30 और 50:50। तो एसएसए योजना के अंतर्गत बात की गई है, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय भागीदारी 75:15 की रही, 75:25 की रही। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई? 2001, 2003, 2005, 2006। सही उत्तर है 2006। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितने जो सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा? 11, 15, 7, 17। तो सही उत्तर है दोस्तों 17। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? दोस्तों पिछले पेपर के अंदर आपको याद होगा कि हमने जब बात की थी तो उसमें ये पूछा था कि नया सैनिक स्कूल कहाँ बन रहा है, और इसके अंदर ये पूछा गया है कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी। तो यानी सैनिक स्कूल से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है लगातार जो 2 बार पूछ लिया गया है, और 7 नवंबर 1957, 7 अगस्त 1961, 17 नवंबर 1960 या फिर 7 अगस्त 1962। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों 7 अगस्त 1961 को जो है वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में अलवर के अंदर जो है नया सैनिक स्कूल खोलने की प्रस्ताव दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन से दिन, माह एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ? SIERT का RSCERT के अंदर पुनर्गठन कब हुआ? 14 अगस्त 2008 को, 14 सितंबर 2010 को, 14 अगस्त 2018 को या फिर 14 अगस्त 2016 को? तो सही उत्तर है इसका 14 अगस्त 2018 को। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो शिक्षा का अधिकार जो दिया गया उस राइट टू एजुकेशन के आधार पर माता पिता संरक्षक का कर्तव्य जो है कि वह अपनी संतान को क्या करे, शिक्षा दिलाए। तो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया हुआ है? धारा 3, 7, 10, 15। तो सही उत्तर है धारा 10। ये RTE एक्ट 2009 की धारा 10 की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? जून 1995, दिसंबर 1998, जून 1996 या दिसंबर 1997? तो सही आंसर है इसका जून 1995। अगला प्रश्न है, डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और महाविद्यालयी शिक्षा? तो सही उत्तर है प्राथमिक शिक्षा। डाइस द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए कार्य का आरंभ किया गया था। कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन आरंभ किया गया? DD ज्ञान दर्शन 1 जो है वो कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? 97, 96, 98, 94? तो 1997 के अंदर ये प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? 44, 48, 21A और 50? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की गई 21A के अंदर, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृति है? 4, 1, 5, 8? सारनाथ स्तंभ पूरी बात कर रहा है, तो सारनाथ स्तंभ पर कितने पशुओं की आकृति है? 8 पशुओं की आकृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या नचना कुठार का पार्वती मंदिर? तो देखिए, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी है, भूमरा का शिव मंदिर भी है, तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो वहाँ पर नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है, कंबुज का
अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय, इंद्रवर्मन, यशोवर्मन। तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय का जो है वो स्मारक है कंबूज अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, ये भी सही बात है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। तो मद्रास के सैनिक भी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, लेकिन मंगल पांडे जो थे वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान नहीं थे। ये इसमें सही तथ्य नहीं है। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? महादेव गोविंद रानाडे को, रमेश चंद्र दत्त को, गोपाल कृष्ण गोखले को या दादा भाई नौरोजी जी को? तो सही उत्तर है इसका दादा भाई नौरोजी। और आज का अंतिम प्रश्न इस पेपर से जुड़ा हुआ, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया और ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये सही है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, ये भी सही है। और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया, ये भी सही है। लेकिन ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो ये जो दोस्तों था, ये हमारा पेपर था जो कि RPSC एग्ज़ाम लिया गया था। और ये पेपर जो है वो 14 दिसंबर 2020 को ये एग्ज़ाम लिया गया था। संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ये पेपर था दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक और पेपर के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।